जीएस फॉर ऑल के बायोलॉजी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें बायोलॉजी विषय को देखते हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बायोलॉजी से विज्ञान विषय के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक ही प्रतियोगिता परीक्षा में निर्णायक विषय है। तो आइए देखिए बायोलॉजी को देखा जाए, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी मतलब जीवधारियों का जिसमें अध्ययन होता है, वैसी शाखा विज्ञान की बायोलॉजी कहलाती है। और इसके शब्द को सबसे पहले यानी बायोलॉजी टर्म जो है सबसे पहले दिया गया था लेमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा दिया गया था। तो लेमार्क जो थे वह फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे, जबकि ट्रेवेरेनस जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये किस देश के हैं, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है रेलवे जैसे एग्जाम में। और जीव विज्ञान का पहली बार क्रमबद्ध अध्ययन अगर किसी ने किया था तो वह अरस्तु के द्वारा किया जाता था, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल लिखा जाता है। और इनका कालखंड देखिए 384 से 322 बीसी है, ध्यान रखिएगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरस्तु को मानते हैं। तो इसमें आपने ये टर्म सीखा कि बायोलॉजी जो है वह दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी जो टर्म है सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा। लेमार्क आपके फ्रांस के थे, जबकि ट्रेवेरेनस जर्मनी के जीव वैज्ञानिक के थे। और बायोलॉजी का सबसे क्रमबद्ध अध्ययन पहली बार एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इतना आप जान गए। अब इसके बाद जो है बायोलॉजी को हम दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहले एक को कहा जाता है बॉटनी और दूसरे को कहा जाता है जूलॉजी। मतलब एक के जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है, और जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी को तो सबसे पहले अगर जूलॉजी का कोई क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था तो वह अरस्तु ही था, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और इन्होंने 500 जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन किया था, ध्यान रखना है। और इससे संबंधित अपने अध्ययन को एक पुस्तक में लिखा इसको, जिसकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ध्यान रखिएगा, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इसी के शिष्य थियोफ्रेस्टस थे, जिन्होंने बॉटनी का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। तो यहां देखिए बॉटनी वनस्पति विज्ञान, सबसे पहले प्लांट का अध्ययन किया व्यवस्थित रूप से थियोफ्रेस्टस ने, जो अरस्तु के शिष्य थे। और इन्होंने भी 500 वनस्पतियों को पर सबसे पहले अध्ययन किया और अपने अध्ययन को एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ध्यान रखिएगा, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम का संकलन किसने किया था? अरस्तु ने। और हिस्टोरिया प्लांटेरम का संकलन किसने किया? अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वहीं अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। आइए अब हमें जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखा को देखते हैं, यानी ब्रांचेज ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे ब्रांच आते हैं जो प्रमुख रूप से, ऐसे तो है बहुत ज्यादा, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाने से पूर्व इतना तो आपको अध्ययन करके ही जाना चाहिए, ये सबको मालूम होता है। तो यहाँ पर देखिए एपीकल्चर। तो एपीकल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आप जैसे जानते हैं मधुमक्खी का अगर जूलॉजिकल नाम लिया जाए तो एपिस इंडिका है उसका, ध्यान रखिएगा। तो उसी से एपीकल्चर हुआ है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत है। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। और सिल्वी कल्चर बोलते हैं काष्ठीय पौधों का अध्ययन, जैसे देवदार, चीरे, फर, मतलब जिससे काष्ठीय पौधे प्राप्त होते हैं, ऐसे पौधे का अध्ययन सिल्वी कल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को कहते हैं, बाग बगीचा से संबंधित विज्ञान है यह। और फूलों की खेती को
फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये जीव विज्ञान के कुछ नियम और उसके कौन प्रतिपादक हैं इसको देखा जाए, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। तो देखिए, आनुवांशिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने दिया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। देखिए, मेंडल दिया गया है, मेंडल भी याद रहे तो चलेगा। तो इसका ये एक्चुअल क्या है, आनुवांशिकता का सिद्धांत, यह ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवांशिकता संबंधी नियमों का परीक्षण किया और काफी लंबे समय के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक जो हेरिड कैरेक्टर है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और जिसको उन्होंने एलील कहा था। और ये प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं, तो इसलिए इनको आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल के को। और इन्होंने इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, मतलब अपने बहुत से थ्योरीज को दिया, जिसमें अपव्यूहन का सिद्धांत है यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन का सिद्धांत, यानी ऐसे सिद्धांत को दिया जिससे आज हमें एक अच्छे नस्ल वाले और अधिक उत्पादकता वाली किस्में प्राप्त हो रही है, चाहे वो दूध के क्षेत्र में हो या अनाज के क्षेत्र में हो। तो इसका योगदान है ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान आनुवांशिकता में है, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो समझ गए, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थ्योरी ऑफ हेरिडिटी मेंडल के द्वारा। डिटेल में फिर पढ़ा जाएगा इसको। देखिए, कोशिका का जीव सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ सेल। तो क्या होता है बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि सेल के निर्माण की प्रक्रिया। अगर इसमें सही देखा जाए तो ये है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जो है वो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी टी.एच. मॉर्गन के द्वारा क्या दिया गया है। इसमें टी.एच. मॉर्गन ने उसके लिए 1999 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस कार्य के लिए। इन्होंने बताया था क्या कि कोशिका में यदि किसी प्रकार के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित तो होते हैं, तो वो जो जीन के रूप में एक सीक्वेंस के साथ क्रोमोसोम पर वो लक्षण अवस्थित रहते हैं और वो जो विरासत से नए जीवों में आते हैं, इसको बताया था इन्होंने। और लिंकेज की खोज यानी क्रोमोसोम लिंकेज जो है, पहली बार इस शब्द की खोज और उसके सिद्धांत को टी.एच. मॉर्गन के द्वारा बताया गया। तो ये आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखिए, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसके द्वारा दिया गया है? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। अब आगे आइए तीसरा देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेशन थ्योरी जो है वह ह्यूगो डी विज के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि विकास का जो क्रम होता है, जो लंबी अवधि तक चलती है, एकाएक उसमें परिवर्तन आ जाता है और एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यानी किसी भी जीव में सडन चेंजेस देखा जा सकता है। यह वातावरणीय कारकों के द्वारा या जेनेटिक रूप से भी उत्पन्न हो सकती है। जिस कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, जिसको स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका और कोशिका के उत्पाद से ही हुआ है, और प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्व की ही कोशिका के भाग से निर्मित हुई है, और कोशिका के निर्माण में जो केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसको भी डिटेल में देखा जाएगा। अब देखिए, जीव द्रव्य सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये दिया गया है मैक्स सुल्ज के द्वारा 1861 में, ध्यान में रखिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से होता है। तो यदि न्यूक्लियस और कोशिका की बाह्य झिल्ली के अंदर जो द्रव होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव होते हैं। तो जब दोनों को मिला देते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, सबसे पहले 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न तीनों पूछे जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिए, 1839 में पुरकिंजे के द्वारा यह शब्द दिया गया था प्रोटोप्लाज्म। और 1861 में मैक्सवेल ने जीव द्रव्य सिद्धांत लाया था। तो जीव द्रव्य सिद्धांत के अनुसार यह कहता है कि कोई भी लिविंग मैटर, मतलब कोई भी जीवित जो पदार्थ है, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, सभी का निर्माण का भौतिक मूल आधार यानी फंडामेंटल अगर देखा जाए तो बेसिस है वो प्रोटोप्लाज्म है। समझ गए?
मतलब किसी भी जीवित पदार्थ चाहे वह प्लांट हो या एनिमल, उसके निर्माण का मुख्य आधार या आधारभूत निर्माण उसका किसके होगा? प्रोटोप्लाज्म से होगा। यही बात मैक्सवेल ने 1861 में दिया था। जबकि आप देखिए जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहा था थॉमस हेक्सले ने कहा था 1869 में। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा? तो थॉमस हेक्सले ने कहा था 1869 में। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हो गया। पुरकिंजे के द्वारा यह शब्द दिया गया, मैक्सवेल के द्वारा जीव द्रव्य सिद्धांत दिया गया और थॉमस हेक्सले के द्वारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहा गया। अब देखिए उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत यह लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो लेमार्क के एक जीव जैव विकास से संबंधित बहुत से अपने सिद्धांत को दिए हैं, जिसमें आप देखिए क्या थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी है। इन्होंने कहा क्या कि हर एक जीव, इन्होंने अपना वर्णन जो है फिलोसफी के जूलॉजी के नामक एक पुस्तक में लिखी थी और इसके अनुसार इन्होंने यह कहा कि वातावरण में हर एक जीव अपने समय के अनुसार अपने अंगों का विकास करता है, लेकिन जिस अंग का उपयोग ज्यादा होता है वह अंग विकसित हो जाते हैं और जिसका उपयोग कम होता है वह अंग विकसित नहीं हो पाते। जैसे उन्होंने देखा इसमें यानी यूज और डिसयूज थ्योरी इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने जिराफ की गर्दन ऊंची हो गई वातावरण के अनुसार। तो ये इसका इनका सिद्धांत है। और एक ये भी आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे बाइसेप यदि देखा जाए तो पुरुषों का बाइसेप जो होता है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि आप बाइसेप महिलाओं में इसका नहीं विकास हो पाता है। लेकिन यदि अगर आप किसी महिला खिलाड़ी को देखिए तो उसमें भी बाइसेप पुरुषों की भांति दिखाई पड़ेगी। तो इसको भी हम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से जोड़ के देख सकते हैं। अगला देखिए प्रकृति वर्णन का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। इसमें बीगल द्वीप पर ये अपने परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है कि प्रकृति के अनुसार किसी जीव में आबादी के लक्षण समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि देखिएगा कोई भी जीव यदि वातावरण के अनुसार यदि अनुकूलित हो पाता है तो वह जीव की आबादी में वृद्धि होती है, मतलब प्रजनन की उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है और वह जीव सरवाइव कर पाता है। लेकिन यदि कोई जीव वातावरण के अनुसार वातावरण में समय के अनुसार ढल नहीं पाएगा तो वह जीव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को कहा गया है प्रकृति वर्णन का सिद्धांत यानी नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया है। 8वां द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है और इन्होंने अपनी पुस्तक के सिस्टेमा नेचुरी में इसका वर्णन किया था और जिसके अनुसार इन्होंने बताया था कि किसी भी प्लांट या एनिमल का जो नाम होगा वह 2 शब्दों से ज्यादातर इंगित होगा, जिसमें पहले जो वो उसके शब्द होंगे वो उसके जीनस को बताएंगे और दूसरे शब्द स्पीशीज को बताएंगे। का नाम यदि देखा जाए, यदि मनुष्य का नाम देखा जाए तो वो होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस में इन्होंने ये बताया कि होमो जो है जीनस है और ये सेपियंस स्पीशीज है। इसी प्रकार अगर देखा मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो हो गया वो क्या हो गया? जीनस हो गया और इंडिका हो गया स्पीशीज हो गया। इसी प्रकार पावोक्रिस्टस मोर का नाम हो गया, सोलेनम मिलोंजिना हो गया, बैगन का नाम हो गया, सोलेनम टुबेरोसम हो गया, ये आलू का नाम हो गया। तो इसी प्रकार किसी भी वनस्पति या जंतु का नाम जो दिया जाएगा वह 2 शब्द से इंगित होगा, जिसको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति कहा गया है। अब देखिए डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। इसमें बताया गया कि डीएनए की दोनों जो स्ट्रैंड है वो कुंडलित संरचना होगी और वह किसी भी जीव में अगर देखा जाए तो हेरिडिटी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार आप कुल 9 टर्म को जाने और उसके कौन अन्वेषक थे ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आज आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो आप इसको रिवीजन कीजिए, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।